नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आज से एक नया विषय का टेस्ट सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं। वो है इंडियन पॉलिटी का, भारतीय राजनीति का। तो शुरू से शुरू करेंगे 1773 से लेकर के लास्ट अभी तक का जो भी आ सकते हैं एग्जाम्स में, वहाँ तक पहुँचेंगे। 1 बाय 1 टेस्ट सीरीज इसके चलते रहेंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, वो चाहे JPSC का हो, BPSC का हो, स्टेट्स किसी और स्टेट्स का हो, SSC का कर रहे हो या स्टेट लेवल के SSC का, ये सारे जगहों पे काम आने वाला है। तो इससे संबंधित हम शुरू करेंगे और ये रेगुलर रहेगा। ये बीच बीच में आते रहेगा जैसे और सब्जेक्ट्स के अभी आ रहे हैं। तो अभी पॉलिटी का शुरू कर रहे हैं, इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स का हम लोग शुरू करेंगे और धीरे धीरे सारे विषयों तक पहुंचेंगे। तो समय नहीं गंवाते हैं और शुरू करते हैं। तो पहली बार अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी करें। पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1773 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। बी, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया। सी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। या डी, इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण रखने का प्रथम प्रयास किया गया था। और इसका सही जवाब है, जो कथन सही नहीं है वो है ए। इसका कारण क्या है कि आप पढ़े होंगे कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब प्रश्न को समझिए। मैं हर एक प्रश्न को तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन एक इस प्रश्न को समझाना जरूरी है कि गलती कहाँ से हो जाती है। ऑप्शन है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1773 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये गलत है। गलत इसलिए है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई थी। अगर ऑप्शन ये होता कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी तो सही होता, लेकिन यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट की चर्चा नहीं करके किस वर्ष स्थापना की गई थी ये लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई थी। तो इस तरह के प्रश्नों को आप समझिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए। ए 1793 का अधिनियम, बी 1813 का अधिनियम, सी 1833 का अधिनियम और डी यानी चौथा 1853 का अधिनियम। तो उपयुक्त में से कौन से अधिनियम चार्टर अधिनियम के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1, 2, 1, 2, 3, सी 2, 3, 4 या डी 1, 2, 3, 4। कौन से इसमें से अधिनियम चार्टर अधिनियम के नाम से जाने जाते हैं? इसका सही आंसर है डी 1, 2, 3, 4 सब, क्योंकि आप जानते होंगे कि 1786 से 1857 के बीच चार्टर अधिनियम पास किया गया था, उसके बाद से बदल गया। और ऐसे भी आप ध्यान दीजिए कि 20-20 साल पे ये सब के सब अधिनियम बदले गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई। बी, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। सी, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य नियुक्त किया गया, जो लॉर्ड मैकाले थे। डी, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पूछ रहा है इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो बी असत्य है। उसका कारण है कि कंपनी भारत के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त नहीं किया था, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, पूर्णतः नहीं था। उसका कारण था कि चाय और चीन पर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। ठीक है, चाय और चीन पर, यानी कि चाय का ट्रेडिंग और चीन के साथ किसी भी मामले का ट्रेडिंग कंपनी कर सकती थी। तो ये कहना गलत है कि पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1853 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के लिए एक विधान परिषद का गठन किया गया। डी, इस अधिनियम ने भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की। इसका सही आंसर है डी।
जो सही नहीं था वो उसमें मामले में है। अगला प्रश्न है, भारत परिषद अधिनियम 1861 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। बी, इस अधिनियम ने विकेंद्रीकरण प्रक्रिया का प्रारंभ किया। सी, इस अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश निकालने की शक्ति प्रदान की जिसकी अवधि 1 वर्ष थी। और डी, इस अधिनियम ने कैनिंग के द्वारा भारत में की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। तो इसका सही आंसर मेरे विचार से जो कथन असत्य है वो सी होना चाहिए, क्योंकि अवधि 6 महीने की थी, 1 वर्ष की नहीं, जो आज भी अध्यादेश के मामले में अपने देश में लागू है। अगला प्रश्न है, भारत परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शंस, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। तीसरा, यह अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से जाना जाता है। तो इसके ऑप्शंस नीचे हैं, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसका सही आंसर है बी, केवल 2 कथन, दूसरा ही सत्य है। अगला प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, इस अधिनियम के ने भारत में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की। बी, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। सी, इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। या डी, इस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। और इसका सही आंसर है सी, यानी कि द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। केंद्र में द्विसदनीय नहीं, द्वैध, क्योंकि बी ऑप्शन भी उसी तरीके का लग रहा है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ए, इसकी रचना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर आधारित थी। दूसरा, इसके सदस्यों का चुनाव सीमित पदाधिकार के आधार पर किया गया था। तीसरा, इसके सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौम वैश्य मताधिकार के आधार पर किया गया था। यह एक बहुदलीय निकाय था। तो मेरे विचार से तीसरा गलत होना चाहिए और इसका सही आंसर है सी, केवल 1, 2, 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? संविधान सभा में अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया गया था। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। सी, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। डी, संविधान सभा में सभी समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधि प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन बी गलत होना चाहिए। यस, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? जेबी कृपलानी, सरदार पटेल, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, टीटी कृष्णाचारी। तो 1 और 2 गलत हैं, यानी कि सदस्य नहीं थे। आंसर ए। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आप वीडियो पॉज करके इसे आराम से अपने पेपर पे करके देख सकते हैं। मैं आंसर ऐसे ही बता दे रहा हूँ, सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत एवं अमेरिका के संविधान में निम्नलिखित से कौन सा प्रावधान एक समान है? दोनों में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये तो पहले गलत हो गया, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोनों में इकहरी न्यायपालिका पाई जाती है। दोनों के संविधान में 3 सूचियां हैं, तो ऊपर से तीनों गलत है। और चौथा है, संविधान के निर्वचन यानी व्याख्या के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है। ये सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 को संबंधित कीजिए कि कौन सा प्रावधान अपने देश में कहां से लिया गया था। तो मैं इसका आंसर ऐसे ही कर दे रहा हूं, अब वीडियो पॉज करके पेपर में इसे ड्रॉ कर लेंगे। इसका सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। 2, एसआर बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रस्तावना को संविधान का आत्मा नहीं बोले थे अंबेडकर जी, वो आर्टिकल 32 को बोले थे। तो बी सही है, यानी दूसरा ही सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रजातंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला है जनमत, दूसरा है पहल यानी इनिशिएटिव, तीसरा है प्रत्यावर्तन यानी कि रिकॉल करना, चौथा है जनमत संग्रह। तो
इसमें से कौन सा आंसर सही है? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अपने प्रजातंत्र में ना तो हम जनमत संग्रह करते हैं, ना पहल करके जनता अपने पास आती है, हमें बुलाना पड़ता है कि भैया आइए वोट कीजिए। रिकॉल का कोई यहाँ पे जगह नहीं है और ना ही जनमत का निर्णय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एसके धर आयोग ने भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी थी। कौन सा कथन असत्य है? पहला ही असत्य लग रहा है। फिर भी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एवं पट्टाभी सीतारमैया की समिति ने भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया था। सी, फजल अली आयोग ने भारत में राज्यों के पुनर्गठन के भाषाई आधार को स्वीकार कर लिया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। यानी कि असत्य में ए होना चाहिए, एकदम सही, क्योंकि इसके धर प्रशासनिक संरचना और भौगोलिक संरचना की बात किए थे, भाषाई आधार पे फजल अली आयोग ही किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। दूसरा, भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग संविधान के पहले अनुच्छेद में किया गया है। तो उसमें से कथन सही कौन है? तो दोनों सही होना चाहिए, यानी सी। भारतीय राज्य एवं इसके क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक संसद में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। बी, नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक संसद में तब तक पेश नहीं किए जा सकते जब तक उस राज्य के विधानमंडल को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो जिसके क्षेत्र, नाम एवं सीमा पर प्रभाव पड़ता है। सी, संसद संविधान के अनुच्छेद 2 एवं 3 में उल्लेखित प्रावधानों में बदलाव के लिए संविधान की पहली एवं चौथी अनुसूची में कोई परिवर्तन करता है तो इसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन माना जाएगा। भारत किसी दूसरे देश को अपना भूभाग देता है तो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन करना आवश्यक है। तो 368 वाला सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि 2 और 3 के लिए संविधान संशोधन नहीं होगा, और मतलब अनुच्छेद 2 और 3 में अगर कोई काम होते हैं तो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें 5 राज्यों का नाम है, आपको बताना है कि पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने का सही क्रम क्या है। इसे आप वीडियो पॉज करके आराम से करेंगे। इसका सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दादर एवं नगर हवेली में फ्रांसीसियों का शासन था। पुडुचेरी पुर्तगाल के अधीन था। सी, पुडुचेरी 3 राज्यों में अवस्थित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आप इसे पेपर पे ड्रॉ करेंगे। सही आंसर है ए, केवल ए सही है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के पूर्व भारतीय राज्यों को 4 भागों में विभाजित किया गया था। इस प्रश्न का आंसर आपको आना चाहिए। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया था? तो घ होगा खमू, यानी डी सही आंसर, क्योंकि समूह घ में इकलौता वही एक राज्य था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की शासन प्रणाली संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन प्रणाली का समन्वय है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व संविधान की कठोरता है। संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? आप इसे बनाते रहेंगे। ऑप्शन सी सही है, सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है, ये ध्यान रखिएगा। गणतंत्रात्मक प्रणाली के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है। गणतंत्रात्मक प्रणाली में राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा कथन असत्य है? डी, यानी कि सब सही है। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष तौर पर इसलिए किया जाता है कि हम विधायकों को चुनते हैं और सांसदों को, और वो हमारे लिए राष्ट्रपति के लिए वोटिंग करते हैं। ये अप्रत्यक्ष है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से राजनीतिक सत्ता का स्रोत जनता, संसद, संविधान या कार्यपालिका? इसका आंसर जी है, जनता ही सार्वजनिक सत्ता का स्रोत है। भारतीय शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। बी, एकीकृत शक्ति का प्रावधान किया गया है।
सी संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद से जोड़ा गया है, या डी लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया गया है। इसका ये आंसर है बी, एकीकृत शक्ति का प्रावधान जो है वो गलत है। राज्य में भी शक्ति है, केंद्र में भी शक्ति है, न्यायपालिका भी राज्य में है, केंद्र में है, जो पूरे देश के लिए। एक्चुअली केंद्र शब्द कुछ नहीं होता है, याद रखिए, वो संघ है। ठीक है, केंद्र शब्द का चर्चा हमारे यहाँ नहीं किया गया है। वो संघीय मंत्रिमंडल होता है, संघीय मंत्रिपरिषद होता है, भारत राज्यों का संघ है, तो केंद्र शब्द होता ही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। बी यानी दूसरा, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 25 वर्ष 21 वर्ष से घटाया गया था। अच्छा, ये तो प्रश्न है, तो कौन सा कथन सही है? केवल ए सही है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए प्रभुत्व संपन्न, बी लोकतांत्रिक, सी गणराज्य, डी पंथनिरपेक्ष, ई समाजवादी। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? आप इसे पेपर पे ड्रॉ करेंगे। सही आंसर डी है। तो दोस्तों, पॉलिटी के टेस्ट में आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।